Hello students, this is Akansha Srivastav presenting this video for the course BBA semester 6. The subject is company law and the topic which I am sharing today is share capital and its types. The topic has been taken from unit 3. So let us start with the meaning of share capital. The meaning of share capital in general form is known as the part of the capital of a company that comes from the issue of shares. मतलब किसी भी कंपनी की पूंजी का वो भाग जो हम जनता के लिए जारी करते हैं और जनता को हम इसके ज़रिए अपने यहाँ पे अंशधारक बनाते हैं, वो ही हमारी पूंजी का वो भाग होता है जिसको हम शेयर कैपिटल के नाम से जानते हैं। अगर हम बात करें शेयर कैपिटल के और नामों की तो इसको हम शेयर होल्डर्स कैपिटल, क्योंकि ये शेयर होल्डर्स के ज़रिए से ही हमारी कंपनी में आती है तो इसको शेयर होल्डर्स कैपिटल, इक्विटी कैपिटल, कंट्रीब्यूटेड कैपिटल और पेड इन कैपिटल के नाम से जानते हैं। आसान शब्दों में जब भी कोई अंशधारक हमारे किसी भी बिजनेस या कंपनी में हमारे यहाँ के अंश या शेयर लेके अपना पैसा लगाता है ताकि वो हमारी कंपनी का मेंबर बन सके, वो ही हमारी शेयर कैपिटल कहलाती है, जिसको कि हम आसान शब्दों में पार्ट ऑफ इन्वेस्टेड कंपनीज कैपिटल के नाम से जानते हैं। जैसा कि हम सभी को पता है, इंडियन कंपनीज एक्ट 1956 में बनाया गया था, जिसमें कि बहुत सारी डिटेल्स के साथ कंपनीज के सारे पॉइंट्स ऑफ व्यू को रखा गया था। लेकिन कुछ चीज़ें थी जो इस एक्ट में 2013 में टोटली अमेंड कर दी गई और बहुत सारे चेंजेस के साथ अब हम जो भी हमारा कंपनीज एक्ट है, जिसको कि हम इंडियन कंपनीज एक्ट के नाम से जानते हैं, वो 2013 के अंतर्गत माना जाता है और उसी के नाम से जाना जाता है। तो कुछ जो मेजर चेंजेस हुए हैं इंडियन कंपनीज एक्ट में 1956 में जो था, जो कि अब 2013 के नाम से जाना जाता है, वो कुछ इस प्रकार हैं। सबसे पहला जो चेंज हुआ है वो ये है कि कोई भी जो प्राइवेट कंपनी थी उसको पहले क्या करना था, जो भी पेड अप शेयर कैपिटल होती है, मतलब कि चुकता पूंजी, वो 1 लाख रुपए तक का रखना अनिवार्य था और जो पब्लिक कंपनी होती है उसको 5 लाख रुपए तक का पेड अप कैपिटल रखना अनिवार्य था, जो कि 2013 के संशोधन के बाद अब बिल्कुल ही मना कर दिया गया है। यहाँ पे अब ये बोला गया है कि इंडिया में किसी भी स्टार्टिंग अप कंपनी के लिए कोई भी तरीके का मिनिमम पेड अप कैपिटल का रिक्वायरमेंट नहीं है। ये था पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट ये है कि स्पेशल कोर्ट्स बनाई गई हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के ज़रिए से, जहाँ पे आप अपने जो भी वाद विवाद होते हैं कंपनीज से रिलेटेड उनको रख सकते हैं। जैसा कि हमें पता है कि पहले कोई उपभोक्ता कोर्ट भी नहीं थी, तो हमें ये लगता था हम अपनी चीज़ों की शिकायत लेके कहाँ पर जाएं। उसी सारी चीज़ों को की सुविधा के लिए हमारे लिए उपभोक्ता कोर्ट या कंज्यूमर कोर्ट का भी निर्माण किया गया। उसी तरीके से जब 2013 में चेंजेस हुए कंपनीज एक्ट में, तो एक स्पेशल कोर्ट्स भी बनाई गई हर आपके एरिया में, जहाँ पे आप कंपनीज से रिलेटेड अपने वाद विवाद को सुलझा सकते हैं। तीसरा जो पॉइंट था वो ये था कि जो लाभांश होता है, डिविडेंड, जिसको कि हम लाभ का एक भाग मानते हैं, वो हम तभी जारी कर सकते हैं अपने अंशधारकों को जबकि हमारे प्रॉफिट में एक्सेस प्रॉफिट हुआ हो। मतलब हम सोच के चले हों कि हमें एक लिमिट तक प्रॉफिट होगा, लेकिन उसके ऊपर अगर हमें प्रॉफिट हो जाता है तो हम अपने अंशधारकों को एक लाभांश बांटते हैं। तो यहाँ पे ये बताया गया कि ये लाभांश आप तभी दे सकते हैं अगर आप पिछले साल का किसी भी तरीके का कोई लॉस या आपका जो डेप्रिसिएशन है, जिसे हम कमी या ह्रास कहते हैं, वो इस साल के प्रॉफिट में से आप चुकता ना कर रहे हो, तो ही आप लाभांश अपने अंशधारकों को बांट सकते हैं। फिर जो चौथा पॉइंट था उसमें ये कहा गया कि किसी भी तरीके के बिजनेस की शुरुआत के लिए आपको अपने वेरिफिकेशन के बाद किसी तरीके का डिक्लेरेशन जारी करने की ज़रूरत नहीं है। जैसा कि 1956 एक्ट के दौरान ये होता था कि एक डिक्लेरेशन का क्लॉज बनाया जाता था और वो जारी करना ज़रूरी होता था, तभी हम बिज़नेस को स्टार्ट कर सकते थे कंपनी में, वो अब पूरी तरीके से
हटा दिया गया है। अगले पॉइंट में ये बताया जा रहा है कि जो कंपनी की कॉमन सील होती है, मतलब उसकी एक ऑफिशियल पहचान होती है या मोहर जिसको हम कहते हैं होती है, वो अब किसी भी ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स पे लगाना ऑप्शनल कर दिया गया है। पहले ये आपकी मैंडेटरी होती थी, लेकिन यहाँ पे अब क्या है कि कंपनी के सील के जगह पर अगर 2 डायरेक्टर के सिग्नेचर होते हैं, वो भी आपके लिए सफिशिएंट है किसी भी कंपनी के डॉक्यूमेंट को ऑथराइज्ड बनाने के लिए। फिर लास्ट में एक पॉइंट ये जोड़ा गया कि कभी भी जो भी कंपनी में अगर कोई प्रॉब्लम होती है या किसी भी तरीके की आपको कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है, तो रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज जो कि होल सोल यहाँ पे कंपनीज से रिलेटेड मैटर को सॉल्व करने के लिए होते हैं, उनके पास आप लिमिटेड पब्लिक एक्सेस रख सकते हो। मतलब बार बार आप उनके पास नहीं जा सकते हो जब तक कि आपकी प्रॉब्लम जेन्युइन ना हो। ये था कंपनीज़ के शेयर कैपिटल का एक थोड़ा सा प्रारूप जो मैंने बताने की कोशिश की अपने इस वीडियो में। अब हम जानते हैं कि कितने तरीके की शेयर कैपिटल होती है किसी भी कंपनी में। मानी जाने वाली चीज़ ये है कि किसी भी कंपनी में 5 तरीके की शेयर कैपिटल होती हैं जो कि हर कंपनी में मैंडेटरी होती हैं, लेकिन कुछ चेंजेस के बाद यहाँ पे एक और शेयर कैपिटल यूज़ की गई है जिसके बारे में डिटेल में हम आगे पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम पहली शेयर कैपिटल के बारे में जान लेते हैं जिसको कि हम ऑथराइज्ड या नॉमिनल शेयर कैपिटल के नाम से जानते हैं। ऑथराइज्ड या नॉमिनल शेयर कैपिटल जिसको कि हम अधिकृत पूंजी के नाम से जानते हैं, ये कंपनी का वो भाग होती है जो कि कंपनी के मेमोरेंडम में लिखी रहती है, जिसका कि ये मतलब होता है हम अपने कंपनी का जो हमारा मेन एक ऑथराइज्ड डॉक्यूमेंट है, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, जिसके बारे में हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, उसमें हमें पहले से ही ये बताना होता है कि हम कितनी पूंजी को ऑथराइज्ड या जनता के लिए जारी कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए आपकी कंपनी का पूरा एक टोटल वैल्यू है 1 करोड़ रुपए और आपने अपने मेमोरेंडम में ये ऑलरेडी मेंशन कर रखा है कि आप किसी एक टाइम पे 1 लाख रुपए के शेयर्स जारी कर सकते हैं। तो आपकी जो ऑथराइज्ड कैपिटल हुई वो हुई 1 लाख रुपए। इस पूंजी को हम रजिस्टर्ड कैपिटल के नाम से भी जानते हैं क्योंकि कंपनी की फाइलिंग के टाइम पे जब हम मेमोरेंडम अपना फाइल कराते हैं तो इस पूंजी का वहाँ पे विवरण देना ज़रूरी होता है। ये आपकी मैक्सिमम अमाउंट होती है जो कंपनी अपने जनता के लिए इशू करती है ताकि वो इस पूंजी को सब्सक्राइब करे और कंपनी में अपना मेंबरशिप ओन कर सके। दूसरी जो पूंजी है हमारी वो है इशूड कैपिटल। इशूड कैपिटल मतलब जारी पूंजी या जनता के लिए जारी की गई पूंजी। अगर हम इसको एक एग्जाम्पल के तरीके से समझना चाहें तो हम ये समझ सकते हैं कि मान लीजिए आपने अपनी कंपनी में सोचा कि आप 10,000 शेयर्स जो हैं 100 रुपये के एक शेयर के हिसाब से इशू करते हैं। कंपनी ने इशू किए सिर्फ 8,000 शेयर और 8,000 शेयर पे जनता का सब्सक्रिप्शन आया। आपने प्लान किया था 10,000 के लिए लेकिन आया है सब्सक्रिप्शन 8,000 के लिए, तो 100 रुपये के हिसाब से 8,000 के शेयर्स को अगर हम कैलकुलेट करना चाहें तो जो कंपनी की अब इशूड कैपिटल होगी वो होगी 8 लाख रुपए। और क्योंकि हम प्लान करके चले थे 10,000 शेयर्स के लिए तो 2,000 शेयर्स का यहाँ पे जो हमारी कमी आ रही है या जो ये पूंजी बच जाएगी 2 लाख रुपए से, वो होगी अनइशूड कैपिटल। तो इशूड कैपिटल आपकी कैपिटल का वो पार्ट होता है जो हम जनता के लिए शेयर्स जारी करते हैं प्रति एक शेयर के दाम से, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि जितना हमने सोचा है वो सारे शेयर आपके इशूड हो पाएँ या जनता के द्वारा सब्सक्राइब हो पाएँ। तीसरी जो कैपिटल है उसको हम सब्सक्राइब्ड कैपिटल के नाम से जानते हैं। सब्सक्राइब्ड कैपिटल आपकी वो कैपिटल होती है जो जनता के द्वारा ली हुई पूंजी के नाम से जानी जाती है। मतलब अगर हम पुराने एग्जाम्पल पे जाएं तो यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि हमने 8,000 शेयर्स जो इशूड किए थे
अब मान लीजिए उसमें से केवल 5,000 शेयर ही लोगों ने सब्सक्राइब किए, मतलब 5,000 शेयर पे ही लोगों का पैसा आया। तो यहाँ पे जो हमारी सब्सक्राइब्ड कैपिटल हो जाएगी वो 8,000 में से ना आके 5,000 में से आएगी, क्योंकि 5,000 शेयर पे लोगों ने अपना पैसा लगाया है। तो 5,000 इंटू 100 इज इक्वल टू 5 लाख रुपये। अब यहाँ पे सब्सक्राइब्ड कैपिटल जो हो जाएगी वो हो जाएगी 5 लाख रुपये। तो कहने का मतलब ये है कि जब भी हम शेयर जारी करते हैं या अपनी पूंजी का कोई भाग जनता के लिए जारी करते हैं, तो आवश्यक ये नहीं है कि सारी की सारी पूंजी जनता के द्वारा याचित ही हो जाए। हो सकता है कभी कभी कि हमें कुछ शेयर रिटेन करके रखने पड़े और हम फ्यूचर में उसको इशू कर सकते हैं। अगली जो पूंजी है वो है कॉल्ड अप कैपिटल। कॉल्ड अप कैपिटल का मतलब होता है मांगी जाने वाली पूंजी या याचित पूंजी। इस पूंजी का मतलब ये है कि जब भी कोई भी कंपनी शेयर जारी करती है और उसके पास शेयर के लिए एप्लीकेशंस आ जाते हैं, तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स क्या करते हैं, एक अलॉटमेंट का स्ट्रक्चर बनाते हैं शेयर्स का, जिनके ज़रिए से हम लोगों को शेयर के फॉर्मेट पे उनको उनका पैसा या उनकी एक हिस्सेदारी देते हैं। तो यहाँ पे होता ये है कॉल्ड अप कैपिटल में कि जैसे जब भी हमने शेयर का प्राइस फिक्स कर दिया है, ज़रूरी नहीं है कि पहली ही बार में जो भी हमारे शेयर को ले रहे हैं लोग वो पूरा का पूरा पैसा दे दें। अब मान लीजिए कि हमने कोई शेयर जारी किए 100 रुपीज़ पर शेयर के हिसाब से, लेकिन जो जनता है उसने क्या किया, किन्हीं लोगों ने, किसी एक जो समूह है उसने क्या किया, 50 रुपये से शेयर ले लिया और 50 रुपये के लिए बोला कि फ्यूचर में हम आपको ये पे कर देंगे। तो अब इस जगह पे होगा ये, जब तक कि आपने टाइम ड्यूरेशन दे रखा है तब तक अगर पैसा आ जाता है तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर नहीं आता है तो कंपनी की तरफ से अब यहाँ पे पैसे को पूरा गेन करने के लिए कॉल किया जाएगा, जिसको कि हम कॉल्ड अप कैपिटल के नाम से जानते हैं। मतलब यहाँ पे ये है कि जब भी जैसे शेयर का जो पार्ट है उसको फिल करने के लिए या उसका अमाउंट को पूरा का पूरा पे ऑफ कराने के लिए जब हम पब्लिक को कॉल करके पैसा मांगते हैं या बोलते हैं उनको जमा करने के लिए, सबमिट करने के लिए, तो इसको हम कॉल्ड अप कैपिटल के नाम से जानते हैं। फिर हमारी आती है पेड अप कैपिटल। पेड अप कैपिटल आपकी वो कैपिटल होती है जो हम यहाँ पर अब जो रिसीव किया हुआ पैसा होता है उसको जब कंपनी के अंदर पूरा रिटेन करके एक सर्टेन ड्यूरेशन ऑफ टाइम के लिए रिटेन करके रखते हैं और हम उस पैसे का अब यूज़ करते हैं। अगर हम पिछले एग्जाम्पल पे देखें तो जैसे हमारा जो 4 लाख का कैपिटल का यहाँ पे गेन हो रहा था, जिसमें से सिर्फ 3,75,000 रुपये आए थे कॉल करने के बाद भी लोगों को, क्योंकि लोग पूरा पैसा अभी भी पे ऑफ करके नहीं रख पाए हैं। तो जो कंपनी की पेड अप कैपिटल अब होगी वो हो जाएगी 3,75,000 रुपीज़। मतलब कॉल करने के बाद जो टोटल एक्चुअल पैसा रिसीव होता है वो ही हमारा पेड अप कैपिटल होता है, और जो बचा हुआ पैसा होता है वो हमारे कॉल्स इन एरियर्स के फंड में चला जाता है। एरियर आपका वो अमाउंट होता है जो हमारी पूंजी का ही भाग होता है, लेकिन हम उसको भविष्य में मांगते हैं या उसको भविष्य में लोगों से आने के लिए सुरक्षित एक स्थान पे जगह देते हैं। आखिरी जो हमारी कैपिटल है वो है रिजर्व्ड कैपिटल। रिजर्व्ड कैपिटल कंपनी में पहले भी रखी जाती थी, बट इसको कोई एक अलग स्ट्रक्चर या नाम के नाम से नहीं जाना जाता था। उसी तरीके से जैसे संशोधन हुए हैं कंपनीज एक्ट में बहुत सारे, तो एक ये संशोधन ये भी हुआ है जिसमें ये बोला गया है कि किसी भी प्रकार की कंपनी हो उनको अपनी अनकॉल्ड कैपिटल, जिनको कि हमने अभी पढ़ा था कि जो भी हमारी पूंजी वापस नहीं आई हुई होती है शेयर के पार्ट में से, उनको हम अनकॉल्ड कैपिटल कहते हैं। तो उसका एक हिस्सा या उसका हिस्सा जो वो रखते हैं उसको रिजर्व्ड कैपिटल के नाम से रखना होगा, और ये पैसा कभी भी आप यूज़ नहीं कर सकते हो। इन स्पेशल इमरजेंसीज़ में ही आप इनको यूज़ कर सकते हैं, जैसा कि कभी भी कंपनी की अगर वाइंडिंग अप होती है तब ये आपके जो रिजर्व्ड कैपिटल या सिक्योर्ड कैपिटल होते हैं
ये तभी आपके यूज़ हो सकते हैं। और इनको रखना हर किसी कंपनी के लिए मैंडेटरी तो नहीं है, लेकिन फिर भी आज के टाइम पे कंटिजेंसीज़ जैसे बहुत सारी होती हैं या इमरजेंसीज़ कभी भी आ सकती हैं, तो कंपनीज़ की सिक्योरिटीज़ के लिए ही ये एक कैपिटल रखी गई है। रिज़र्व कैपिटल को हम सुरक्षित पूंजी के नाम से जानते हैं। ये था हमारा आज का टॉपिक। होपफुली आप सबको ये समझ में आया होगा। अगर इससे रिलेटेड कोई भी डाउट या क्वेरी आपको होती है तो आप कभी भी किसी भी टाइम मुझसे पूछ सकते हैं। और अब हम अगले वीडियो में मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच।